हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में पीजीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इन वीडियोस में हम पीजीटी कमीशन का जो बीएड पोर्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके कुछ वीडियोस पहले भी हमारे चैनल पे हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमने वैदिक काल एजुकेशन सिस्टम क्या है, फिर उनका करिकुलम क्या है, उनके जो एक सिस्टम है वो क्या है, लेवल क्या है एजुकेशन का, कौन कौन से संस्कार हैं, ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो कर चुके हैं। आज हम वैदिक कालीन टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। किस किस लेवल के बच्चों को कौन कौन सी एज में एजुकेशन दी जाती थी उसके बारे में पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे और इस एजुकेशन के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट रहे होंगे उस टाइम पर, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे वैदिक कालीन शिक्षण विधियों से, यानी कि टीचिंग मेथड्स। तो सबसे पहले आता है इमिटेशन मेथड। ये जो मेथड्स है ना, ये आज भी एजुकेशन में यूज़ होते हैं। तो आपने पढ़ना है, समझना है और देखना है कि आज के सिनेरियो में अगर हमने ये मेथड यूज़ करना हो तो कौन से टॉपिक को और अच्छा पढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इमिटेशन मेथड, यानी कि अनुकरण विधि। इस विधि को वैदिक काल में कंठस्थ विधि भी कहा जाता था। और इस विधि में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे या फिर क्या टॉपिक पढ़ाए जाते थे? वेद मंत्रों का उच्चारण गुरु करते थे और फिर शिष्य करते थे। तो जो वेद थे, वेदों में जो मंत्र थे, जब उन मंत्रों को शिष्यों को पढ़ाया जाना होता था तो अनुकरण विधि का यूज़ ज़्यादातर वैदिक काल में किया जाता था। पहले गुरु जो थे वो मंत्र बोलते थे और शिष्य जो थे वो क्या करते थे? इमिटेट करते थे, अनुकरण करते थे गुरुओं का और फिर रिपीट करते थे उस मंत्र को। नेक्स्ट आता है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। व्याकरणों के नियमों व वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए भी इस विधि का यूज़ किया जाता था। उसके बाद जब वेद मंत्र को आपने पढ़ लिया या किसी व्याकरण का नॉलेज देना होता था उस टाइम पर, तो व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता था, जिसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर कर जो है वो बताया जाता था। नेक्स्ट आता है कहानी विधि या फिर स्टोरी मेथड। तो वैदिक काल में जब कोई शिक्षा देनी होती थी, कोई नैतिक शिक्षा देनी होती थी या उपदेश देना होता था, ये पॉजिटिव कोई मैसेज बच्चे को देना होता था, तो कहानी मेथड का यूज़ किया जाता था। जैसे आज भी हम स्टोरीज सुनाते हैं ना बच्चे को, फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, तो सेम उसी तरह से उस टाइम पर भी कहानी मेथड का यूज़ किया जाता था। बच्चों को कहानी के थ्रू जो है वो नैतिक शिक्षा दी जाती थी या कोई उपदेश जब देना होता था उनकी लाइफ के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, तो इस विधि के द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट आता है प्रदर्शन व अभ्यास विधि। तो प्रदर्शन और अभ्यास विधि का मतलब कि प्रदर्शन करना है उनके सामने और उनको फिर बाद में अभ्यास करवाना है, एक्सरसाइज करवानी है। तो जैसे कि सैन्य कौशल हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया या अन्य कोई स्किल होगी, तो पहले गुरु जो होते थे गुरुकुल के, वो परफॉर्म करते थे वो स्किल, और उसके बाद उस प्रदर्शन को देखकर जो विद्यार्थी होते थे वो उसका अभ्यास बार बार करते थे। नेक्स्ट आता है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि। तो ये जो प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि है, इसका यूज़ गुरुकुलों में जो सम्मेलन होते थे, बेसिकली सेमिनार जिन्हें बोला जाता था, उसमें किया जाता था। जब सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे तो सेमिनार में जब एजुकेशन या किसी टॉपिक पर बच्चों को एजुकेट करना होता था, पढ़ाना होता था, तो प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि का यूज़ किया जाता था। या तो शिष्य प्रश्न करेंगे और जो भी सम्मेलन में शामिल गुरु होंगे वो उनको आंसर देंगे, ठीक है, या फिर वाद विवाद होता था किसी टॉपिक पर, टीचर अपने मत रखते थे, है ना, फिर शिष्य अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो रखते थे। तो इस तरह से इस विधि का यूज़ ज़्यादातर किसमें किया जाता था? सम्मेलनों में एजुकेशन देने के लिए प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि का यूज़ किया जाता था वैदिक काल में। आज भी जो सेमिनार्स होते हैं उसमें ये वाले मेथड ज़्यादातर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है श्रवण विधि। तो श्रवण विधि मतलब गुरु जो बोलते थे उसको सुनकर ही नॉलेज लेना क्या होता था? श्रवण विधि या श्रवण मेथड होता था। नेक्स्ट आता है वैदिक कालीन डिसिप्लिन
या अनुशासन। तो वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी उसमें किस तरह का डिसिप्लिन यूज़ होता था, तो ये अलग अलग था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का डिसिप्लिन अलग था, उत्तर वैदिक काल में आकर के ये अलग हो गया। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता था विद्यार्थियों को, श्रृंगार ना करने का एक आदेश होता था उनको, फिर नृत्य और संगीत में आनंद ना लेना, मतलब इंजॉय ना करना। एक तो होती है स्टडी, नृत्य का शिक्षा और संगीत की शिक्षा वो अलग थी, लेकिन उसको इंजॉय के रूप में ना करना। फिर उसके बाद काम क्रोध लोभ से दूर रहना, सत्य अहिंसा का पालन करना, गुरुओं का सम्मान करना, मानसिक संयम बनाए रखना और सरल जीवन जीना, यही क्या थे ऋग्वैदिक काल के जो डिसिप्लिन थे। नेक्स्ट आता है उत्तर वैदिक काल। तो जब उत्तर वैदिक काल में शिक्षा चली गई तो गुरुओं के आदेशों व नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता था, और पालन न करने पर उत्तर वैदिक काल में दंड भी दिए जाते थे। तो उत्तर वैदिक काल में कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं रखा गया कि ये जो है वो नियम है, लेकिन जो गुरु आदेश दे देता था, भले वो आदेश पहले से था या नहीं था, लेकिन अगर गुरु ने कोई आदेश दे दिया या तो कोई रूल बना दिया तो वही क्या हो जाता था, उस टाइम पर डिसिप्लिन हो जाता था। और अगर कोई उस डिसिप्लिन का पालन नहीं करता था तो उसे गुरु के द्वारा, गुरुकुल के गुरु के द्वारा जो था वो दंड दिया जाता था। नेक्स्ट आता है वैदिक काल के गुरुओं व शिष्यों के आपस में संबंध कैसे थे और एक दूसरे के प्रति उनका कर्तव्य क्या क्या रहता था। तो सबसे पहले आता है गुरुओं के शिष्यों के प्रति कर्तव्य। तो शिष्यों के आवास का, भोजन का और वस्त्र की व्यवस्था करना जो था वो गुरुओं का कर्तव्य था। शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी गुरुओं का कर्तव्य था। शिष्यों को भाषा, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान देना भी गुरुओं का कर्तव्य था। शिष्यों को योग्यता और कर्म के अनुसार शिक्षा देना ये भी गुरुओं का बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य था। शिष्यों को सदाचार व चरित्र निर्माण शिक्षा देना ये भी गुरुओं का कर्तव्य था। शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना, साथ ही साथ में शिष्यों को शिक्षा पूर्ण होने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देना, ये सब जो थे वो गुरुओं के ही कर्तव्य थे शिष्यों के प्रति। और गुरु को अपने कर्तव्य का पालन वैदिक काल में करना ही पड़ता था, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। फिर नेक्स्ट आता है, अब शिष्यों के भी कुछ कर्तव्य थे गुरुओं के लिए, क्योंकि शिक्षा तो निशुल्क थी, क्लियर, अपनी इच्छा से अनुसार वो दान दक्षिणा दे सकते थे, विद्या के लिए दक्षिणा दे सकते थे, लेकिन कुछ कर्तव्य थे जिनका पालन उन्हें डिसिप्लिन की तरह करना पड़ता था। तो जो थे गुरुकुल की सफाई करना, एक तो पूरा का पूरा गुरुकुल जो होगा जिसमें पढ़ने वाला स्थान भी आएगा, गुरुओं के घर भी आएंगे, आंगन भी आएगा, ग्राउंड भी आएंगे, सब जगह आएगी, उन सब की सफाई करना जो होता था वो शिष्यों का कर्तव्य माना जाता था। फिर नेक्स्ट आता है गुरु गृह की सफाई करना, गुरु के घर की सफाई करना, गुरु जहाँ पर पढ़ाने के लिए बैठेंगे उस जगह की सफाई करना, ये भी शिष्यों का क्या था, कर्तव्य था। गुरुओं का सम्मान व सेवा करना, गुरुओं के नियमों का पालन करना, ये भी क्या था, एक हमने डिसिप्लिन में भी पढ़ा, लेकिन वो उनका एक क्या था, कर्तव्य भी था कि गुरु जो भी रूल बनाएगा, भले वो क्लास के लिए हो या पूरे के पूरे गुरुकुल के लिए हो, उनका नियमों का पालन करना। नेक्स्ट आता है गुरुओं के स्थान की व्यवस्था करना। जहाँ कहीं भी क्लास लगती थी, क्लासरूम्स तो होते नहीं थे उस टाइम पे, पेड़ के नीचे या तो इधर उधर आंगन में बैठकर ही शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पर भी आपकी क्लास लगेगी वहाँ पर गुरु के लिए स्थान की व्यवस्था करना, ये भी शिष्यों का क्या होता था, एक कर्तव्य होता था। उसके बाद गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, तो ये तो हो गया। शिक्षा पूर्ण होने पर उनको गुरु दक्षिणा देना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य होता था। ऐसा नहीं कि फ्री में एजुकेशन ले ली है ना, अगर फ्री एजुकेशन है तो ऐसा नहीं कि हाँ जो कैपेबल है वो भी कुछ ना दे। तो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो ये शिष्यों का कर्तव्य होता था कि गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ दे। नेक्स्ट आता है वैदिक कालीन उपाधियाँ व परीक्षाएं, कौन कौन सी डिग्री दी जाती थी और कैसे कैसे एग्ज़ाम होते थे, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था, उसके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले आता है गुरुओं द्वारा मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते थे, फिर उन्हें विद्वानों की सभा में भेजा जाता था जहां विद्वान उनसे प्रश्न पूछते थे तथा सफल और असफल को बताते थे। तो बेसिकली क्या होता था, जो कि
जैसे वेदों की शिक्षा देनी है या किसी और विषय की शिक्षा देनी है, युद्ध की शिक्षा देनी है, तो उनका तो प्रैक्टिकल लिया जाता था, जो कि प्रैक्टिकल जो भी शिक्षा होती थी, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई वेद हो गए, है ना, तो लिख के नहीं उनसे लिया जाता था, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता था उस टाइम पे, ऑरल एग्जामिनेशन होता था, पूछा जाता था। पहले तो जो गुरुकुल का गुरु होगा, ठीक है, वो मौखिक रूप से जो है वो परीक्षा लेगा, और अगर उसको सही लगेगा तो आगे और विद्वान होते थे, बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता था, जो कि फाइनल जो पेपर होता था या फाइनल एग्ज़ाम जो होता था वो उस टाइम पर शिष्यों के लेते थे। वो विद्वानों का ग्रुप जो होता था वो बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते थे, ठीक है, वेदों के बारे में पूछेंगे, मीनिंग पूछेंगे, या जो भी शिक्षा बच्चों ने ली है उसके बारे में पूछेंगे, और उसके बाद वो विद्वान ही डिसाइड करते थे कि बच्चे को इस कक्षा में पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, वैदिक काल में प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते थे, सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाते थे कि बच्चे ने उच्च शिक्षा खत्म कर ली है ना, बच्चे ने ये शिक्षा प्राप्त कर ली, युद्ध शिक्षा ले ली। उनकी जो योग्यता होती थी, ठीक है, वो ही उस टाइम पर उनका प्रमाण पत्र होता था, क्योंकि पास ही उस व्यक्ति को किया जाता था, पास ही उस बच्चे को किया जाता था जो कि कैपेबल होता था, योग्य होता था उस काम को करने में। जैसे युद्ध शिक्षा है, तो युद्ध शिक्षा प्रैक्टिकल में जो युद्ध शिक्षा में पास हो गया, ठीक है, उसी को पास किया जाएगा जो आगे जाकर वो वाला काम कर सके। कृषि है, पशुपालन है, या कुछ और सिलाई कढ़ाई है, बुनाई है, कटाई है, वो सारी की सारी चीज़ें वही पास करेगा जो इस काम को करने के कैपेबल होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में सर्टिफिकेट्स यानी कि प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते थे, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। फिर नेक्स्ट आता है डिग्रीज़। डिग्रियाँ भी उस टाइम पर दी जाती थी, मतलब कि जो कोई एजुकेशन कर लेता था उसे एक अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम लोग होते हैं ना, पीएचडी कर लेते हैं तो उनको डॉक्टर एक करके टाइटल दे दिया जाता है, उपाधि दे दी जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी दी जाती थी। 12 वर्ष तक एक वेद का नॉलेज जो था वो दिया जाता था। फिर 24 वर्ष तक 2 वेद पढ़ाए जाते थे। 36 साल तक बच्चे की 3 वेद पढ़ाए जाते थे, और 48 साल तक बच्चे के 4 वेद पढ़ाए जाते थे। क्लियर। तो जो 12 साल में बच्चा जब एक वेद, पूरे वेद का अध्ययन कर लेता था, तो उसको उपाधि दे दी जाती थी, स्नातक की उपाधि, स्नातक डिग्री दे दी जाती थी। उसी तरह से जब 24 साल तक कोई एजुकेशन लेगा बच्चा, ठीक है, तो वो 2 वेद पढ़ लेगा, और जिसे 2 वेदों का नॉलेज हो जाएगा उसे बसु उपाधि दे दी जाती थी। कौन सी उपाधि? बसु उपाधि। उसके बाद जो 3 वेद पढ़ लेता था, 36 साल तक ये एजुकेशन चलती थी, जो तीनों वेदों का नॉलेज ले लेगा, अध्ययन कर लेगा, उसे रुद्र उपाधि दी जाती थी। और 48 साल तक जो 4 वेदों का, कई बार आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा कि कितने वर्ष में 4 वेदों का अध्ययन पूरा होता था, तो 48 साल तक चलता था। तो जो 48 साल में 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था, पूरे के पूरे वेदों को पढ़ लेता था, तो उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो ये कुछ डिग्रीज थी जो कि वैदिक काल की शिक्षा में दी जाती थी। उसके बाद आता है वैदिक कालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र। तो प्रमुख शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे? तक्षशिला था, केकय था, मिथिला था, प्रयाग था और काशी था। तो सबसे पहले तक्षशिला की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान में जो है ये जगह पड़ती है, और यहाँ पर वैदिक काल में भाषा, संस्कृत, साहित्य, धर्म दर्शन, कला कौशल, आयुर्विज्ञान आदि की जो है वो शिक्षा दी जाती थी तक्षशिला में। उसके बाद केकय कर एक जगह आती है, वहाँ पर भी वैदिक कालीन शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र था। काफ़ी अच्छे जो विद्यालय जहाँ पर गुरुकुल होते थे वो है, और तो छोटे छोटे गुरुकुल भी बहुत थे उस टाइम पर, लेकिन जो मेन गुरुकुल है वो ये 4-5 हैं। संस्कृत, व्याकरण, वेद, धर्म, दर्शन की शिक्षा जो थी वो वहाँ पर दी जाती थी केकय में। नेक्स्ट आता है मिथिला। मिथिला में कला कौशल, सैन्य शिक्षा, धर्म, दर्शन आदि शिक्षा दी जाती थी। मिथिला वर्तमान समय में पड़ता है आपके बिहार में। नेक्स्ट आता है प्रयाग। तो प्रयाग जो यूपी में है, वहाँ पर वेद, धर्म, दर्शन व सैन्य शिक्षा दी जाती थी। और फिर आता है काशी, जहाँ पर शास्त्र शिक्षा, धर्म शिक्षा, वेद और दर्शन यानी कि फिलॉसफी की शिक्षा दी जाती थी। तो बहुत से गुरुकुल थे जो अपनी किसी एक सब्जेक्ट के लिए बहुत फेमस थे। वैसे तो हर गुरुकुल में बहुत से सब्जेक्ट्स का जो था वो उस टाइम पर एजुकेशन दिया जाता था,
लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट शिक्षा केंद्र हैं जहाँ पर जो काफ़ी फेमस थे उस टाइम पर, वैदिक काल में काफ़ी फेमस जगहें थी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट आता है वैदिक कालीन शिक्षा के गुण और दोष क्या क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट उस टाइम पर पड़ता था शिक्षा का। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। निशुल्क शिक्षा दी जाती थी, फ्री एजुकेशन दी जाती थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। ज्ञानार्जन व जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ में जीवन निर्वाह के लिए भी वो शिक्षा काम आए ऐसी भी शिक्षा दी जाती। जैसे ज्ञान चाहिए तो वेद पढ़ाए जाते थे, है ना। आयुर्विज्ञान अगर आपका ज्ञान लेना तो वो पढ़ाया जाता था, युद्ध का ज्ञान लेना है तो वो सिखाया जाता था। जीवन में निर्वाह आने वाला ज्ञान, जैसे कि आगे अगर आपने अपना घर चलाना है ना, अपने परिवार को पालना है तो कृषि सिखाई जाती थी, पशुपालन सिखाया जाता था, युद्ध सिखाया जाता था, साथ ही साथ में और जो कला कौशल थे वो सारे के सारे सिखाए जाते थे। शिक्षा का अच्छा पाठ्यक्रम था। हमने देखा कि प्रारंभिक लेवल पर अलग करिकुलम था, उच्च शिक्षा का अलग करिकुलम था। फिर उसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट भी अलग अलग बांटे गए थे और अपनी इच्छा अनुसार बच्चा जो है वो चॉइस से जो था वो स्टार्टिंग में एजुकेशन ले सकता था। अनुशासन की भी शिक्षा दी जाती थी, किस तरह से उन्हें अनुशासन में रहना सिखाया जाता था। वह अनुशासन जो कि आगे उनके परिवार में काम आएगा, उनके समाज में काम आएगा, उनकी सोसाइटी में काम आएगा, तो वो सारा का सारा अनुशासन सिखाया जाता था। विभिन्न शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाता था, कोई एक मेथड का यूज़ नहीं किया जाता था। हमने कितनी इमिटेशन पढ़ी, कहानी पढ़ी, वाद विवाद पढ़ा, है ना, कंठस्थ्य पढ़ा, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे। तो अलग अलग मेथड्स पढ़ाया जाता था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे, आवासीय विद्यालय होते थे, गुरुकुल होते थे, जहाँ पर बच्चा पूरी की पूरी शिक्षा ग्रहण करता था, वहीं पर रहता था, खाना पीना उसका सब वहीं पर होता था। नेक्स्ट आता है गुरु व शिष्यों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, एक रिस्पेक्टफुल जो एक रिलेशन था वो दोनों में था। ठीक है, गुरुकुलों में आवास का प्रावधान, तो आवास भी वहीं पर करते थे और साथ ही साथ में वेदों की शिक्षा भी उनको दी जाती थी। वेदों की शिक्षा जो कहीं ना कहीं उनको उनके धर्म के साथ, उनके उनके कल्चर के साथ, उनके रीति रिवाज के साथ बच्चों को जोड़कर रखते थे, जो कि आजकल नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे। तो बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी रहे हैं, जैसे कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। तो ये एक बहुत ना नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक तो इनकम के सोर्सेज बहुत कम हो गए फिर उस टाइम पे। ठीक है, नहीं तो अगर राज्य के अंतर्गत होता तो राजा ही सारी इनकम लगाता उसके ऊपर, है ना। गुरुओं को सिर्फ पढ़ाने का काम था, लेकिन फिर बाद में गुरुओं के ऊपर डबल बर्डन पड़ जाता था, क्योंकि इनकम के सोर्स भी क्रिएट करने पड़ते थे और साथ ही साथ में शिक्षा भी देनी पड़ती थी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था। आय का निश्चित स्रोत नहीं था, वही वाली बात कि इनकम का कोई लगातार कोई नहीं सोर्स था कि यहाँ से आती ही रहेगी। कोई गुरु दक्षिणा देगा, कोई कम देगा, कोई ज़्यादा देगा, कभी कोई देगा, कभी कोई नहीं देगा। तो आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। शिक्षा के केवल दो स्तर थे, है ना, शिक्षा के दो ही लेवल रखे थे, प्रारंभिक और उच्च, है ना। तो ये भी बहुत एक नेगेटिव था कि प्रारंभिक और उच्च करके ही कौन पूर्ण शिक्षा ले लेता है। उसके बाद वर्ग के आधार पर शिक्षा, कुछ टाइम के बाद ये वर्ग पर आधारित हो गई थी कि ब्राह्मण ये शिक्षा लेंगे, क्षत्रिय ये लेंगे, वैश्य ये लेंगे, शूद्र जो है वो ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया था शिक्षा पर। रटने पर अधिक बल दिया जाता था, मंत्रों को रटाया जाता था, है ना, बोल बोल के रटाना, इस तरह से रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता था उस टाइम पर। स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। हमने देखा कि ना तो उनके लिए गुरुकुल थे, ना ही तो महिला गुरु उनके लिए उस टाइम पर रखी गई थी। नेक्स्ट आता है धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। ज़्यादातर जो गुरुकुल में उस टाइम पर शिक्षा दी जाती थी ना, वो धर्म पर, अपने धर्म को ही ज़्यादातर उसमें पढ़ाया जाता था। नैतिकता पर बहुत बल दिया जाता था, है ना। आपको नैतिक बनाने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, जिसकी वजह से जो अदर आपका गणित की शिक्षा है, इतिहास की शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर विषय पड़ गए थे उस टाइम पर। फिर उसके बाद जन शिक्षा का अभाव था। साधारण लोगों के लिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। बेसिकली ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो तो गुरुओं के बच्चे होते थे, या तो फिर राजघराने से रिलेटेड, या धनी वर्ग के, या मध्यम वर्ग के। जो साधारण जनता थी, गरीब जनता थी बोल सकते हो आप, ये साधारण जनता थी, उनके लिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था।
साथ ही साथ में बहुत कठोर अनुशासन भी था। कठोर अनुशासन ये था ना कि पहले तो आपको गुरुकुल में ही रहना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद गुरुकुल में जैसा खाना पीना रहना बताया जाएगा वैसे ही रहना पड़ेगा। और भी बहुत से कठोर जो थे वो रूल थे, जिससे काफ़ी बच्चे जो थे वो शिक्षा छोड़ देते थे, भाग जाते थे गुरुकुलों से। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट भी वैदिक कालीन संस्कृति के थे। तो इस तरह से हमने अपनी इन 2 वीडियो में, लास्ट वीडियो जो है और आज की इस वीडियो में, हमने वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम के बारे में हर एक पहलू के बारे में जाना। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी MCQs बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप PGT कमीशन से रिलेटेड कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू।